repeat the U.S. national anthem first. Okay. Where is the lady? She would have. Should have already. Where is the Are you going to say anything in the microphone? Oh, okay. Okay. That mic on the podium. Okay? Thank you. Ladies and gentlemen, please remain standing for the singing of the U.S. national anthems and the Indian national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the pale
prove through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे भारत माता की अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित अमेरिका की राजनीति के सभी श्रेष्ठ महानुभाव और भारत में भी
टीवी और इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी भाइयों बहनों, और आज कई लोग इस सभागृह में पहुंच नहीं पाए हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूं। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व ये शक्ति उपासना का पर्व है। नवरात्रि का पर्व शुद्धिकरण का पर्व है। नवरात्रि का पर्व समर्पण भाव को अधिक तीव्र बनाने का पर्व है। ऐसे पावन पर्व पर मुझे आप सब मिलने का अवसर मिला है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे देशवासी जिन्होंने हजारों मील दूर यहां रह करके भारत की इज्जत को बढ़ाया है, भारत की आन बान शान को बढ़ाया है, वरना एक जमाना था हमारे देश को सांप सपेरों वालों का देश माना जाता था। अगर आप न होते, हमारे देश की युवा पीढ़ी न होती, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों ने जो कमाल करके दिखाई है, वो न होता तो आज भी दुनिया शायद हमें सांप सपेरों वालों का ही देश मानती। मैं कुछ वर्ष पहले ताइवान गया था। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, तो एक इंटरप्रेटर मेरे साथ था। कुछ दिन साथ रहने के बाद परिचय हो गया, तो एक दिन मुझे पूछता है कि आपको अगर बुरा न लगे तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जो बोले आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं लगेगा, पूछिए। फिर भी वो झिझक रहा था। फिर मुझे कह रहा था कि मैंने सुना है कि भारत में तो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, सांप सपेरे का देश है, लोग सांप को ही खेल करते रहते हैं, यही है क्या? मैंने कहा नहीं, अब हमारे देश का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। और हमारे नौजवान माउस को घुमाते हैं, सारी दुनिया को डुलाते हैं। आप सबने अपने व्यवहार के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा
अमेरिका के अंदर बहुत इज्जत कमाई है। आपके माध्यम से न सिर्फ अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में बसने वाले और देशों के लोगों के कारण भी दुनिया में भी भारत के लिए एक सकारात्मक पहचान बनाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। भारत में अभी चुनाव हुए। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको चुनाव में मतदान करने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, लेकिन आप सभी होंगे जिस दिन नतीजे आए होंगे आप सोए नहीं होंगे। यहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उस रात सोया पाया। और जितना जश्न हिंदुस्तान मना रहा था, उससे भी कई गुना ज्यादा जश्न दुनिया भर में फैला हुआ भारतीय समाज मना रहा था। आप में से बहुत सारे लोग भारत के चुनाव अभियान के साथ जुड़े थे, वो आए थे, अपना समय दिया था। मैं उनको मिलकर के थैंक्स भी नहीं कह पाया था। आज मैं सबको थैंक्स कहता हूं, रूबरू आकर के कहता हूं कि आप आए, हिंदुस्तान के गांवों में महीनों तक रहे और भारत के लोकतंत्र में एक अभूतपूर्व विजय की घटना, इसे चरितार्थ करने में आपका योगदान रहा। तीस साल के बाद, आप लोग 20 साल के बाद से परिचित हैं, 30 साल के बाद पहली बार भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। इस चुनाव नतीजों को हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिकल पंडित के गले ये परिणाम नहीं उतरते थे। ओपिनियन मेकर्स भी ओपिनियन बनाने में असफल रहे। हिंदुस्तान के गांव, गरीब, अनपढ़ लोगों ने ओपिनियन मेकर का ओपिनियन बना दिया। गरीब से गरीब व्यक्ति की भी लोकतंत्र में कितनी निष्ठा है, लोकतंत्र में उसकी कितनी अहमियत है, इसका उदाहरण ये भारत के चुनाव ने बताया है। लेकिन चुनाव जीतना वो सिर्फ पद ग्रहण नहीं होता है। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता है। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है।
और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है, 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान में आपने मुझे जो दायित्व दिया है, देशवासियों ने जो दायित्व दिया है, हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिसके कारण आपको नीचा देखने की नौबत आए। हमारे देश में एक ऐसा उमंग और उत्साह का माहौल है। देश के लोग बदलाव चाहते हैं, देश बदलाव चाहता है। विश्व जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है, भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी कहने लगा है कब तक ऐसे जिएंगे। वो बदलाव चाहता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है, वो कोई कमी नहीं रखेगी। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि यहां बैठे हुए आप सबके मन में भी भारत से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। भारत के नागरिकों के मन में भी भारत के लिए वर्तमान सरकार से अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं। लेकिन मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सरकार अपने कार्यकाल के दरमियान जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में 100% सफल होगी। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो एक बार मैंने कार्यक्रम में कहा था, मैंने कहा जिसको हिंदुस्तान वापस आना है जल्दी आइए, देर मत कीजिए। तब मुझे पता नहीं था कि यह दायित्व मेरे जिम्मे आने वाला है। लेकिन अब यहां रहने वाला हर व्यक्ति कितने ही सालों से अमेरिका में बसा हो, अब उसको भी लगने लगा है एक पैर तो हिंदुस्तान में रखना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सारा विश्व इस बात में कन्विंस है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। अमेरिका के भी गणमान्य राजनेताओं ने पब्लिकली ये कहा है कि 21वीं सदी कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी है।
और ये ऐसे ही नहीं कहा जाता। भारत के पास वो सामर्थ्य है, वो संभावनाएं हैं और अब संजोग भी है। और इसलिए अब कल्पना कीजिए, आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान देश है। दुनिया की सबसे पुरातन संस्कृति वाला देश और दुनिया का सबसे नौजवान देश। एक ऐसा अद्भुत मिलन है, एक ऐसा अद्भुत संयोग पैदा हुआ है। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है। 35 से कम आयु के 65% जिस देश के पास नौजवान हो, जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, जिसकी उंगलियों में कंप्यूटर के माध्यम से दुनिया से जुड़ने की ताकत पड़ी हो, जिस देश का नौजवान अपने सामर्थ्य से अपना भविष्य बनाने के लिए कृत संकल्प हो, उस देश को पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। निराशा का कोई कारण नहीं है साथियों। मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, यह देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। इन नौजवानों के सामर्थ्य से आगे बढ़ने वाला है। भारत के पास 3 ऐसी चीजें हैं आज जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हमारी इन 3 शक्तियों को हम पहचानें, हमारी इन 3 शक्तियों को विश्व के सामने हम प्रस्तुत करें, हमारी इन 3 शक्तियों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके मोबिलाइज करें, तीव्र गति से आगे बढ़े। वो 3 चीजें हैं, जब 125 करोड़ देशवासियों ने आशीर्वाद दे दिया तो वो ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। जनता जनार्दन वो भगवान का रूप होती है। और जब जनता जनार्दन के आशीर्वाद होते हैं तो स्वयं परमात्मा के आशीर्वाद होते हैं। वो 3 चीजें जिसके लिए भारत गर्व कर सकता है और जिसके आधार पर भारत आगे बढ़ सकता है। एक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। मैं देख रहा था जब चुनाव अभियान, मई महीने की भयंकर गर्मी,
बदन पे कपड़े न हो, ऐसा गरीब व्यक्ति भी उन जनसभाओं को सुनने के लिए पहुंचता था, उस आशा के साथ पहुंचता था। यही लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र के माध्यम से वो अपनी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर पाएगा। भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ व्यवस्था नहीं है। भारत में लोकतंत्र आस्था है, एक आस्था, एक विश्वास। दूसरी ताकत है डेमोग्राफिक डिविडेंड। जिस देश के पास 35 से कम उम्र के 65% नौजवान हो, इससे बड़ा उद्देश्य को क्या चाहिए? इससे बड़ी क्या संपदा हो सकती है? और तीसरी बात, डिमांड। पूरा विश्व भारत की तरफ नजर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 125 करोड़ का देश है, बहुत बड़ा बाजार है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये तीनों चीजें किसी एक देश के पास हो, ऐसा आज दुनिया में कहीं नहीं है। और इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी सामर्थ्य के आधार पर, इसी शक्ति के भरोसे भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सारी दुनिया के लोग अमेरिका में आकर के बसे हैं। और भारत के लोग सारी दुनिया में जाकर के बसे हैं। दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहां आपको भारतीय न मिले। अमेरिका का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां दुनिया का कोई नागरिक न मिले। कितनी मिली जुली बातें हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत आने वाले दिनों में, मेरा स्पष्ट मत रहा है कि सरकारें विकास नहीं कर पाती हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कीम लागू कर सकती है, रोड बना लेगी, अस्पताल बना लेगी, स्कूल बना लेगी, उसकी बजट की सीमाएं होती है। विकास तब होता है जब जन भागीदारी होती है। दुर्भाग्य से अब तक हमारे देश में सरकारों ने डेवलपमेंट का ठेका लिया था। हमने डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मिलजुल करके 125 करोड़ देशवासी और सरकार मिलकर के करेंगे, ये रास्ता हमने अपनाया। हमारे देश में एक और दिक्कत है, और अगर देश को प्रगति करनी है
तो सरकार का दायित्व बनता है गुड गवर्नेंस। आप लोग भी, आपकी क्या शिकायत होती होगी? यही है, साहब एयरपोर्ट पर उतरे थे, ऐसा हुआ। वीजा लेने गए थे, पता नहीं भले ही मैं हजारों मील दूर रहता हूं आपसे, लेकिन आपके दर्द को भी भली भांति जानता हूं। आपकी पीड़ा को मैं भली भांति जानता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ये कोशिश है कि हम विकास को एक जन आंदोलन बनाएं। और जब मैं विकास को जन आंदोलन की बात कहता हूं, हम लोग हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास से भली भांति परिचित है। अंग्रेज लोग हमारे देश में शासन करते थे, उसके पहले कई लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। करीब 1000-1200 साल तक हम गुलाम रहे। लेकिन अगर इतिहास देखेंगे, हर समय कोई न कोई ऐसा महापुरुष मिला है जिसने देश के लिए बलिदान दिया। आप सिख परंपरा के सभी गुरुओं के नाम लो, एक के बाद एक देश के लिए कितना बलिदान, कितना बलिदान। भगत सिंह तक उस परंपरा को देखिए। आज भी सेना पर हमारे सरदार देश के लिए जीने मरने के लिए तैयार होते हैं। हर युग में महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। लेकिन वो बलिदान देते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, विदेशियों की गोलियों के शिकार हो जाते थे, फिर कोई नया पैदा होता था, फिर वो कुछ करता था, फिर वो खत्म होता था, फिर कोई तीसरा पैदा होता था। मरने वालों की संख्या कम नहीं थी, लेकिन वो अकेला आता था, देश के लिए जी जान से फांसी के तख्त पर चढ़ जाता था, शहीद हो जाता था। 5-50 अपने यार दोस्तों की टोली लेकर के लड़ पड़ता था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया? महात्मा गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया। कोई खादी पहनता है तो आजादी के लिए पहनता है, कोई किसी बच्चे को पढ़ाता है तो आजादी के लिए पढ़ाता है, कोई किसी भूखे को खाना खिलाता है तो आजादी के लिए खिलाता है, कोई सफाई करता है, झाड़ू लगाता है तो आजादी। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार ये दिशा दी, ये सामर्थ्य दिया, और हर हिंदुस्तानी को लगने लगा कि मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। ये महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आजादी के जंग में पूरे हिंदुस्तान को, हर नागरिक को अपने काम के माध्यम से ही ये मैं देश के लिए करता हूं, ये भाव जगा करके आजादी के आंदोलन को एक नई ताकत दी थी। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आजादी का आंदोलन एक जन आंदोलन था, वैसे ही विकास ये जन आंदोलन बनना जरूरी है।
हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों को लगना चाहिए कि मैं बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा देता हूं, मैं भले शिक्षक हूं, मैं देश की सेवा कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री से भी अच्छा काम कर रहा हूं। एक सफाई करने वाला कर्मचारी होगा, वो अच्छी सफाई करता है, क्यों? क्योंकि मेरे देश की शान बान के लिए मैं काम कर रहा हूं, यहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो देश सेवा होती है। एक डॉक्टर भी गरीब परिवार के मरीज की सेवा करेगा और सेवा भाव से करेगा, गरीब की जिंदगी भी मूल्यवान होती है, तो वो डॉक्टर भी राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है। मेरी कोशिश यह है कि विकास एक जन आंदोलन बने, 125 करोड़ देशवासी एक विकास के जन आंदोलन का हिस्सा बने और हर कोई जो भी करता है मैं देश के लिए करता हूं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण मेरा देश को नुकसान हो, ये भाव मुझे जगाना है। और मुझे विश्वास है कि फिर एक बार वो दिन आए हैं, फिर एक बार वो माहौल बना है, हर कोने में हिंदुस्तानी को लगता है कि अब देश को आगे ले जाना है। और इसी 125 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति, यही मेरा संबल है, यही मेरी ताकत है, इसी पर मेरा भरोसा है, जिसके कारण 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान करने की पूरी संभावना है। हमारे नौजवान आने वाले दिनों में, आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, 2020 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, उनके यहां सब बूढ़े 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 लोग होंगे। दुनिया के पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे। हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे। आज पूरे विश्व को नर्सिंग क्षेत्र में इतनी मांग है, अगर भारत से हम नर्सिंग की ट्रेनिंग करके दुनिया में भेजें, उनके लिए बहुत बड़ा अवकाश है। आज विश्व को टीचर्स की मांग है, मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं मिल रहे। क्या भारत एक टीचर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है? जिस देश के पास नौजवान हो, उन नौजवानों की क्षमता बढ़ा करके विश्व में जिस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, भारत अपनी युवा शक्ति के माध्यम से दुनिया में छा जा सकने की ताकत रखता है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की ताकत रखता है। भारत के नौजवान की टैलेंट दुनिया को उसका लोहा मानना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोगों ने यहां आकर के क्या कमाल नहीं किया है। आखिरकार जो अनाज खा करके आप आए हैं, जो अनाज पानी पी करके आप आए हैं, वही तो अनाज पानी हम भी तो खा रहे हैं। अगर आप कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। टैलेंट देखिए इस देश की। आपको अहमदाबाद में अगर 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो करीब 10 रुपया खर्चा होता है। 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया खर्चा लगता है। भारत की टैलेंट की कमाल देखिए।
650 मिलियन किलोमीटर, 65 करोड़ किलोमीटर मार्स की यात्रा की हमने। और सारा इंडिजीनियस छोटे छोटे कारखानों में पुर्जे बने थे, उसको इकट्ठा कर करके मार्स का प्रयोग किया गया। अहमदाबाद में 1 किलोमीटर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 10 रुपया लगता है, हमें मार्स पर पहुंचने में सिर्फ 7 रुपया लगा 1 किलोमीटर का। ₹7 में 1 किलोमीटर, ये हमारी टैलेंट नहीं है तो क्या है? ये हमारे नौजवानों का सामर्थ्य नहीं है तो क्या है? इतना ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स पर पहुंचने में सफल हुआ। और अमेरिका और भारत नीचे ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्स में भी बात कर रहे हैं। 22 तारीख को अमेरिका पहुंचा, 24 को हम पहुंच गए। और इतना ही नहीं, हॉलीवुड की फिल्म बनाने का जितना बजट होता है, उससे कम बजट में मार्स पहुंच गया। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, जिस देश के पास ये सामर्थ्य हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत होती है। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पर हमने बल दिया है। नई सरकार बनने के बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है और पूरी शक्ति, और हम इसमें दुनिया के देशों के अनुभव को भी शेयर करने वाले हैं, हम उनको निमंत्रण करने वाले हैं, आइए स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ जुड़िए। विश्व की स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, वो आए हमारे साथ जुड़े। हम उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसमें हमारे 2 इरादे हैं। एक वो स्किल डेवलपमेंट जो लोग तैयार होकर के जॉब क्रिएटर बने, दूसरा वो जिनकी जॉब क्रिएटर बनने की संभावना नहीं है, लेकिन जो जॉब पाने के लिए पहली पसंद में पसंद हो जाए, उस प्रकार का वो नौजवान तैयार है। हमारे यहां कुछ वर्षों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइज हुई थी बैंकें। इस इरादे से हुई थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भारत की जो मुख्य धारा है, आर्थिक, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंशियल क्षेत्र, उसका उन्हें सद्भाग्य मिले। और बहुत बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन गया था। जो लोग 70s के कालखंड के इतिहास को जानते होंगे उनका मालूम होगा। लेकिन हुआ क्या, इतनी सारी बैंकिंग होने के बाद भी भारत में 50% से अधिक परिवार ऐसे हैं जिनका बेचारों का बैंक में खाता ही नहीं है। और उसके कारण वो साहूकार के पास ब्याज लेता से पैसे लेता है। गरीब आदमी को साहूकार कैसे लूटता है आपको मालूम है। मेरे बोहरा समाज के मित्र यहां बैठे हैं, उनको पूरा पता है।
साहूकार के पास इतना ब्याज देते देते वो बेचारा भर नहीं पाता है, आखिरकार आत्महत्या करने के कगार पे आ जाता है। क्या सरकार का धन गरीब के लिए काम नहीं आना चाहिए? क्या सरकारी खजाना गरीबों की भलाई के लिए नहीं उपयोग होना चाहिए? क्या सरकारी खजाना सिर्फ अमीरों के लिए होना चाहिए? और इसलिए हमने एक आते ही प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, सरकार चलती है। इसका सबूत क्या? सिर्फ दो सप्ताह के भीतर भीतर 4 करोड़ परिवारों के खाते खोलने में ये बैंक वाले घर घर गए थे। आपने कभी सोचा है कि बैंक वाला आपके घर आए? पोस्ट वाला तो आता है बेचारा, बैंक वाला कभी नहीं आता है। स्थिति बदली जा सकती है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। और हमने ये कहा था कि 0 बैलेंस से हम अकाउंट खोलेंगे, लेकिन मेरे देश के नागरिकों की ईमानदारी देखिए। मोदी ने भले ही कहा 0 बैलेंस से खोलूंगा, लेकिन इन नागरिकों ने 1500 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाया। मुद्दा यह बात का है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश में विकास में अपनी भागीदारी को किस प्रकार से करता है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। यही चीजें हैं जो बदलाव लाती है। हम सब, भारत के पास बहुत संभावना है। मैंने अभी एक कार्यक्रम लॉन्च किया है और पूरे विश्व को निमंत्रण देता हूं। मैं यहां बैठे हुए आपको भी निमंत्रण देता हूं। और मेरा निमंत्रण इस बात के लिए है, मेक इन इंडिया। अगर आज आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती भाइयों। हम इस पर बल दे रहे हैं। और मेक इन इंडिया के लिए आखिरकार बाहर से लोग आते समय क्या कहते हैं? साहब आते तो है, लेकिन सरकार में इतने धक्के खाने पड़ते हैं, इधर जाए उधर जाए। अब मैं आपको कहता हूं, वो दिन चले गए। ऑनलाइन सारी व्यवस्था, और ये मेक इंडिया कैंपेन तो आप अपने मोबाइल फोन पर से सरकार से जुड़ सकते हो, यहां तक उसको डेवलप किया है। आप अपना एप्लीकेशन, अपनी बातें, अपनी रिक्वायरमेंट मोबाइल फोन के जरिए भारत सरकार को दे सकते हैं। और यहां जो नौजवान है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहां जो पहली पीढ़ी के लोग आए, बुजुर्ग लोग आए, जिनके मन में है देश के लिए कुछ करना है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरी एक वेबसाइट है mygov.in। उसमें मैंने आपके सुझावों के लिए, आप कुछ जुड़ना चाहते तो उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको आज यहां से जाने के बाद जरा चेक कीजिए और देखिए कि आप कहां मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप आइए। भारत का भाग्य बदलने के लिए हम सबकी इच्छा है, आप उसके साथ जुड़िए। टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग करके हम अपनी ताकत का परिचय कर सकते हैं, हम अपनी ताकत का कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ बिजनेस। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी
वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैंने काम दूसरा शुरू किया है। मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार है, सबको खत्म करने का शुरू किया। इतने आउटडेटेड कानून, ऐसी कानूनों की जाल, कोई भी व्यक्ति बेचारा अंदर से एक बार गया तो बाहर नहीं निकल सकता है। मैंने स्पेशली एक एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बनाई है, उनको कहा है निकालो। अगर हर दिन एक कानून मैं खत्म कर सकता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा। अगर गुड गवर्नेंस की मैं बात करता हूं तो गवर्नेंस इजी हो, गवर्नेंस इफेक्टिव हो और गवर्नेंस जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए, उस पर हम बल दे रहे हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अखबारों में छपता था कि आजकल दिल्ली में सरकारी अफसर समय पे पहुंचते हैं। अब मुझे बताइए भैया, ये कोई न्यूज है क्या? ना ये कोई न्यूज है क्या? लेकिन हमारे देश में एक खबर थी कि सरकारी अफसर समय पे दफ्तर जाते हैं। ये समाचार मुझे इतनी पीड़ा देते थे कि क्या समय पे जाना जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये कोई खबर होती है क्या? लेकिन हालात ऐसे बने हुए थे। इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। मैं जानता हूं आपको सबको ये प्रिय होगा। लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम कोई ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी बड़ा विजन बताओ ना, बड़ा विजन। मैंने उनको कहा, भाई देखिए, मैं चाय बेचते बेचते यहां आया हूं। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, मैं बहुत ही सामान्य इंसान। मेरा बचपन भी ऐसा ही बीता है और छोटा हूं, इसलिए मेरा मन भी छोटे छोटे काम करने में लगता है।
और छोटे छोटे लोगों के लिए काम करने में मेरा मन लगता है। लेकिन छोटा हूं इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रखता हूं। आप देखिए हमारे देश में गंगा, आप मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा होगा जिसके मन की इच्छा नहीं होगी कि अपने माँ बाप को कभी न कभी तो गंगा स्नान के लिए ले जाऊं? हर एक के मन की इच्छा रही होगी। लेकिन जब पढ़ता है कि गंगा इतनी मैली हो गई है तो उसको लगता है क्या करें। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा सफाई में सारे देशवासियों ने मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्चा हो चुका है। मैंने जब ये बात उठाई तो लोग कहते हैं मोदी जी आप अपने आप को मार रहे हो, ऐसी चीजें क्यों हाथ लगाते हो? अगर सरल चीजों को हाथ लगाना होता तो लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते। मुश्किल कामों को हाथ लगाने के लिए तो मुझे बनाया है। और मेरी 125 करोड़ देशवासियों की गंगा के प्रति जो आस्था है, उस आस्था में मेरी भी आस्था है। और गंगा की सफाई ये सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ विषय तक सीमित नहीं है। आज दुनिया में क्लाइमेट को लेकर के जितनी चिंता होती है, पर्यावरण को लेकर के जितनी चिंता होती है, उस दृष्टि से भी गंगा की सफाई आवश्यक है। इतना ही नहीं, गंगा के किनारों की जो अवस्था है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, करीब करीब भारत की 40% जनसंख्या की आर्थिक गतिविधि ये गंगा मैया पर निर्भर है। अगर वो गंगा फिर से प्राणवान बनती है, वो गंगा सामर्थ्यवान बनती है, तो मेरे सारे 40% जनसंख्या वहां का किसान होगा, वहां का कारीगर होगा, उनके जिंदगी में बदलाव आएगा। और इसलिए एक प्रकार से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक एजेंडा भी है ये। एक 150 वर्ष हो रहे हैं महात्मा गांधी को। 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी। हमने महात्मा गांधी को क्या दिया? मुझे बताइए, ये सवाल हमें हर हिंदुस्तानी अपने आप को पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस गांधी ने हमको आजादी दी, उस गांधी को हमने क्या दिया? कभी गांधी मिल जाएंगे तो पूछेंगे तो जवाब कुछ दे पाएंगे क्या? और इसलिए 2019 में जब महात्मा गांधी के 150 हो, तब पूरा भारत ये संकल्प करे, हम महात्मा गांधी को जो सबसे प्रिय जो चीजें थी, एक उनको प्रिय था हिंदुस्तान की आजादी, और दूसरा उनको प्रिय था सफाई। गांधी जी स्वच्छता में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे।
बड़े अड़िग रहते थे। गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई, भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। क्या भारत मां को गंदगी से मुक्त करना है हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जिस महापुरुष ने हमें आजादी दी उस महापुरुष को हम ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। ट्वेंटी 22 में हमारी आजादी के 75 साल होंगे। हमारे यहां जब 75 साल होते हैं जीवन में बड़ा महत्वमय होता है। भारत की परंपरा में 75 साल बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आजादी के 75 साल कैसे मनाए जाए, अभी से तैयारी क्यों ना करें? हमारे मन में एक सपना है और आप सबके आशीर्वाद से वो सपना पूरा होगा। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। ये ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें हैं जो भारत का भाग्य बदलने वाली है। और उस भाग्य बदलने के काम में हम सब मिलकर के जुड़े। 2015 अगले वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। आप सब प्रवासी भारतीय हैं क्योंकि आप भारत से बाहर आए हैं। आपकी तरह एक M.K. गांधी भी, मोहनलाल करमचंद गांधी, ये भी प्रवासी भारतीय थे। और महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। जनवरी 2015 गांधी के भारत आने को 100 साल हो रहे हैं। 8-9 जनवरी हिंदुस्तान में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप में से कई लोग उसमें आते हैं। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस अहमदाबाद में होने वाला है। और महात्मा गांधी के भारत वापस आने को शताब्दी हो रही है। और इसलिए हर प्रवासी भारतीय जो कि हिंदुस्तान से बाहर गया है, महात्मा गांधी विदेश गए, बैरिस्टर बने, सुख वैभव की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन देश के लिए जीना पसंद किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, उन सबसे प्रेरणा लेकर के आइए हम भी अपने वतन का, अपनी मातृभूमि का, जिस धरती पर हमें उसका कर्ज चुकाने के लिए
अपनी तरफ से कोई न कोई प्रयास करें, अपने हिसाब से कोई न कोई कोशिश करें। कुछ बातें मुझे कहनी है आप लोगों से। प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ चीजें मेरे कान पे आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पीआईओ कार्ड होल्डर जो हैं, उनकी वीजा की कई समस्याएं हैं। हमने निर्णय किया है पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। खुश? उससे भी आगे जो लंबे समय तक हिंदुस्तान रहते हैं उनको पुलिस थाने जाना पड़ता है। अब उनको पुलिस थाने जाना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मुझे बताया गया कि पीआईओ तथा ओसीआई स्कीमों के प्रावधानों में फर्क होने के कारण भारतीय मूल के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर स्पाउस के भारतीय मूल का न होने पर कठिनाई और बढ़ जाती है। किसी ने यहां शादी कर ली, बेचारा मुसीबत में फंस जाता है। मेरे साथियों, मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि कुछ ही महीनों में हम पीआईओ तथा ओसीआई स्कीम्स को मिला करके एक बना देंगे। और एक नई स्कीम जो कठिनाइयां हैं उसे मुक्त करके एक नई स्कीम आने वाले कुछ ही महीनों में उसको हम तैयार कर देंगे। तीसरी बात है, अभी इंतजार कीजिए, मैं बोल रहा हूं। अमेरिका में हमारे दूतावास और कॉन्सुलेट भारत में पर्यटन की इच्छा से आने वाले यूएस नेशनल्स के लिए लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान करेंगे। चौथी बात, बिना किसी कठिनाई के अमेरिकी टूरिस्ट भारत की यात्रा कर सके, इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन तथा वीजा ऑन अराइवल की सुविधा को बहुत ही निकट भविष्य में इसको भी लागू कर देंगे। इन चीजों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाएं स्पीड भी बढ़े, और यहां भारतीयों की संख्या भी बहुत है। अब धन की इतनी मात्रा है कि हर छोटे मोटे काम में लोग आते जाते रहते हैं, और जो आउटसोर्सिंग सर्विस है वो कम पड़ जाती है। और इसलिए हमने कहा है कि आउटसोर्सिंग जो सर्विसेज हैं उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, ताकि आपको ज्यादा समय न जाए, ज्यादा कठिनाइयां न हो और सरलता से आपको वीजा प्राप्त हो। ये साफ साफ हमने कहा है, और मुझे विश्वास है
कि आपकी जो कठिनाइयां मेरे ध्यान में आई थी, मैंने यहां आने से पहले ही इस विषय में विस्तार से निर्णय करके इन चीजों को पूरा किया है। आप इतनी बड़ी मात्रा में आए, नवरात्रि के पवित्र त्योहार पर आए, और मैं भी बोलता ही चला जा रहा हूं घड़ी की ओर। मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। शायद मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूं, शायद इतना प्यार हिंदुस्तान के किसी राजनेता को नहीं मिला। मैं आपका बहुत आभारी हूं। और मैं ये कर्ज चुकाऊंगा, ये कर्ज चुकाऊंगा, आपके सपनों का भारत बना करके कर्ज चुकाऊंगा। हम मिल करके भारत मां की सेवा करें। हमसे जो हो सके हमारे देशवासियों के लिए करें, अपने वतन के लिए करें। जिस धरती में हमने जन्म लिया, जिस कुल में हमने शिक्षा पाई, हमसे जो हो सकता है हम सब करें। इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बुलाइए। अरे उपवास मेरे हैं, आपके थोड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we'd like to request everyone to please stand still as our Honorable Prime Minister would like to request you to watch this video clip. With you, I am growing. In your blessings, I am flowing. Who says you are just a river? You are my mother, father, teacher, and provider. You are the home to my soul. My sorrows, my sins, I offer at your feet. But you know what? How can a child see a mother weep? I am the human race, and you, my holy mother, Ma Ganga, a symbol of faith, heritage, and civilization. I will cross the 7 seas to restore your pride, beauty, and lost glory.
Ganga, the most worshipped, yet the most neglected river. To save this lifeline of India, let's light the fire in the hearts of all across the world. No more acts, only actions now. Namami Gange, Integrated Ganga Conservation Mission. A mission involving every Indian, right from the Prime Minister of India to the NRI living in America. An ardent and devoted follower of Ma Ganga has given a vision of wholesome rejuvenation of the river, Nirmal as well as Aviral Ganga. The sacred should be the purest. The self-purifying and special properties of Ganga Jal must be brought back. But the task was not just one agency or one ministry's job. Solving this for the first time in India, adopting a comprehensive approach, a separate ministry has been formed, converging multiple agencies under one roof. The same way, Ganga and its tributaries also have been brought under one umbrella. Under the Namami Gange mission, a Ganga task force has been formed. Comprehensive research is being conducted on communities depending on Ganga. Latest technology, including GIS and spatial analysis, is being used. Also, a state-of-the-art National Ganga Monitoring Center is coming up, along with a detailed action plan by a consortium of 7 IITs. The primary focus of Namami Gange mission is a strong sewerage infrastructure, ensuring no untreated sewage or effluent is to be discharged into the river. Taking firm steps, industrial pollution will be abated. Low-cost sanitation facilities will be developed. Organic farming will be promoted. Riverfront development projects will be taken for major ghats. Afforestation will be taken up on a massive scale, and Gangetic flora and fauna will be conserved to maintain Ganga's ecological integrity. But none of these actions will work until we all dedicate ourselves to this mission. The Clean Ganga Fund has been designed to be one such channel, to channelize resources from across the world towards this mission, from individuals as well as institutions, both Indian and foreign. Bring in innovative managerial and technological know-how and connect the international community. All are welcomed to join hands in this noble mission. You too can donate funds, create awareness, plant trees, pilot new technologies, conduct research, adopt ghats. Through your contribution and participation, our ancient Ganga will find a modern identity. The holy shores of Ganga will become the pride for every Indian. Religious and ecotourism will get a boost, and our towns and cities on the shore will get a new look and lifestyle. Let us not stop at merely quoting the Ved and Puran about the greatness of Ganga. We must aspire to bring such a future. When our kids search for Ganga, they can find a great, glorious river, replete with pride and beauty. And then we will proudly quote, "Your ancient home, your auspicious friendship, O heroes, your wealth is on the banks of the Ganga. Har Har Gange."